अणुवर्त विद्यालय के ऑनलाइन सत्र में आज कक्षा 9 के विज्ञान विषय का अगला शीर्षक, कल हमने पढ़ा पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या है, किन ने उन्हें किस प्रकार परिभाषित किया। कल हमने पढ़ा था पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ क्या है। सर्वप्रथम हमने बताया पदार्थ को परिभाषित करने के लिए जो प्राचीन दार्शनिक थे उन्होंने एक सिद्धांत दिया कि पंच तत्वों से मिलकर सारे जितने प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं वो पंच तत्वों से मिलकर बनी है, जिन्हें पंच महाभूतों की संज्ञा दी गई, जिनमें पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये 5 तत्व। उसके बाद आधुनिक अवधारणा आई। आधुनिक वैज्ञानिकों ने उन्होंने कहा कि प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी सामग्री हैं, उनको उन्होंने 2 मापदंड पे विभाजित किया, कैटेगराइज किया। उनमें पहला था भौतिक गुणधर्मों के आधार पर, दूसरा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर। हमने कल पढ़ा था पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर होते हैं और पदार्थों का भौतिक स्वरूप। पदार्थ को पुनः मैं परिभाषित करके बता रहा हूं। जो सर्वमान्य अवधारणा दी गई वो यह दी गई कि पदार्थ वे होते हैं, वे वस्तुएं जो स्थान घेरती है और जिनका कुछ न कुछ आयतन होता है, पदार्थ कहलाते हैं। आज हम उससे आगे चर्चा करेंगे। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणों पे बात करते हैं तो पदार्थ के गुण निरंतर गतिशील होते हैं। इसको समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। अपनी कक्षा के किसी एक कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसे कितने समीप जाना पड़ेगा। आपको पता है अगरबत्ती में खुशबू आती है, लेकिन उसको बुझी हुई को एक जगह रख दीजिए, उसको खुशबू लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ेगा। लेकिन अगर अगरबत्ती जला दे तो क्या होगा, आपको दूर से ही उसकी खुशबू आने लगेगी। इसका एक उदाहरण हम इस प्रकार और समझ सकते हैं कि जैसे आप क्लास में सब बैठे हैं और अचानक गुरुजी प्रवेश कर रहे हैं और गुरुजी ने इत्र लगा रखा है, सेंट परफ्यूम लगा रखा है और पूरी क्लास में अच्छी खुशबू हो जाती है। आप तुरंत भांप जाओगे कि गुरुजी आज इत्र लगा के आए हैं। इसका मतलब क्या है, इत्र भी एक पदार्थ है और वो हवा में मिलकर हमारे जो ज्ञानेंद्री है जिससे हम सूंघ सकते हैं, नाक तक पहुंचता है। अर्थात पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, लगातार उनको माध्यम मिलना चाहिए, वो लगातार गति करते हैं। एक दूसरा क्रियाकलाप और दे रखा है कि जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लीजिए। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल या नीली शाही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। इसको अपने घर या कक्षा के एक कोने में रख दें और अपने प्रेक्षण को नोट कीजिए। अब देखिए कि इन दोनों में से कौन सा प्रेक्षण पहले संपन्न होगा। क्यों पहले संपन्न होगा, आप देखिए बीकर में हमने क्या डाला, लाल बूंद या नीली शाही या लाल शाही। अब लाल शाही क्या है, द्रव रूप में है। पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं, इससे आगे हम डिस्कस करेंगे उन पे, ठोस, द्रव और गैस। तो द्रव के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। और जब हमने लाल या नीली शाही को उस पानी में डाला तो उसके कण तुरंत फैल गए और पूरे को नीला या लाल कर दिया। लेकिन शहद क्या होता है, ठोस रूप में होता है। उसको ठोस भी नहीं कह सकते, उसको द्रव भी नहीं कह सकते, अर्ध ठोस रूप में होता है। तो वो पानी में घुलने में क्या एक समय लगाएगा। तो इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। वो धीरे धीरे कुछ कण जल्दी गतिशीलता करते हैं, कुछ धीरे धीरे दिखाते हैं। इस प्रकार हमने पदार्थ का एक अभिलाक्षणिक गुण जाना कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब अगला, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
पदार्थ के कण एक दूसरे को, ये अगला विलक्षणिक गुण है। पदार्थ के कण इस प्रकार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आप एक थाली में पानी लीजिए और उसे अंगुली से ऐसे काटिए, आप क्या देखते हैं, जैसे जितनी दूर से हमने काटा पानी अलग हुआ और वापस मिल गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पदार्थ के कण आपस में कहीं न कहीं एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। आपने एक गिलास से एक लोटे में पानी डाला तो उसने लोटे का आकार ले लिया, टोपी में डाला टोपी का आकार ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि पदार्थ के कणों में एक आकर्षण बल पाया जाता है। लकड़ी का टुकड़ा देखिए, बहुत सॉलिड संगठित होता है तो उसके कण बहुत आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसी प्रकार हवा में, मैंने इत्र वाला उदाहरण दिया, हवा में कोई व्यक्ति इत्र लगा के जाएगा तो उसकी खुशबू चारों तरफ से फैल जाएगी। क्यों फैल जाएगी? क्योंकि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मैं पुनः दोहरा देता हूं, भूलवश प्रकाश बोला गया। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब है पदार्थ की अवस्थाएं, जिसकी हम बात कर रहे थे। पदार्थ की अवस्थाएं, हमने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं। मोस्टली भी शुरुआत में आपको 3 है पदार्थ की, वैसे विज्ञान में 5 अवस्थाएं बताई गई है। पहली है ठोस, दूसरी है द्रव, तीसरी है गैस, चौथी है प्लाज्मा और 5वीं है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5 अवस्थाएं हैं। इनके बारे में भी 2 अवस्थाएं और हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन मोस्टली जो आपके हैं वो है ठोस, द्रव, गैस, इनके बारे में। पदार्थ की अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के आधार पर निर्भर करती है कि उसके कण किस प्रकार व्यवस्थित है, उस पर डिपेंड करती है। ठोस अवस्था, सबसे पहले हम ठोस अवस्था में विचार करते हैं, बात करते हैं। ठोस अवस्था क्या है? देखिए, सबसे पहले विचार कीजिए, अपना दिमाग लगाइए कि हमारे दैनिक जीवन में हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं वो ठोस, द्रव या गैस में कौन कौन सी हैं, किसका क्या स्वरूप है, उस पर हम विचार करेंगे। चलिए कुछ उदाहरण मैं लेता हूं। रबर बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? दूसरा, विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं के बर्तनों के आकार ले लेते हैं, क्या ये ठोस है? तीसरा, स्पंज क्या है? ये ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है, क्यों? ये हमने 3 उदाहरण पढ़े। अब देखिए, ये सभी ठोस ही हैं। क्यों है ठोस? कारण समझिएगा। हमने सबसे पहला उदाहरण लिया कि रबड़ बैंड हमने खींचा, छोड़ा, वापस अपने मूल आकार में आ गया। इस गुण को पता है आपको क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। यानी जब किसी वस्तु को खींचा जाए और छोड़ने पर पुनः उसी अवस्था में आ जाए तो उसे, उस गुण को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। पुनः गौर कीजिएगा परिभाषा पे कि जब किसी वस्तु को खींचा जाए और उसे छोड़ने पर पुनः उसी फॉर्म में आ जाए, उसी अवस्था में आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता। तो रबड़ में प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है, इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा रबड़ को इलास्टिक भी बोलते हैं। बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। इसका मतलब ये क्या है? ठोस ही है। ठोस पर आप बल लगाओगे वो टूट भी सकता है, वापस मूल आकार में आ रहा है खींचने पर। उसका दूसरा, चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, उनको क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते। आपने देखा होगा कि चीनी या नमक को किसी भी पात्र में डाल दें, वो उसका आकार ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए चीनी का क्रिस्टल इस आकार का है, घनाभाकार है या घनाकार है, किसी भी रूप में है, उसका आकार नहीं बदलेगा। वो केवल आयतन के रूप में स्थान परिवर्तन कर रहा है, आकार नहीं बदल रहा है। फिर है स्पंज। स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं।
इसमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वायु बाहर निकल जाती है, जिसका संपीड़न संभव होता है। हमने इसका प्रश्न उठाया था कि स्पंज ठोस है, फिर भी उसको दबाने पर वह संपीड़न क्यों होता है उसका? तो उसको दबाने पर संपीड़न इसलिए होता है क्योंकि स्पंज में क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, और छिद्र होने के कारण जब उनमें क्या, छिद्रों में वायु भरती है, वायु भरती है, जब हम उसे दबाते हैं तो वायु बाहर निकल जाती है, इसलिए उसका संपीड़न संभव है। इस प्रकार हमने जाना कि ये सभी ठोस हैं। अब आगे से आगे चर्चा करते हैं द्रव अवस्था पर। द्रव अवस्था क्या है? द्रव अवस्था में देखिए एक बात, ठोस में क्या होता है, ठोस में पदार्थ के अणु पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, ये ठोस का गुण है। द्रव में अणु क्या होंगे, थोड़े दूर दूर होंगे, उनके मध्य रिक्त स्थान, ताकि कोई चीज उनमें मिलाई जाए तो उसका स्थान ग्रहण कर ले। आपने देखा होगा, कल भी हमने इस संदर्भ में बात की थी कि जैसे हमारे घर में चाय बनाते हैं, हमने उसमें चीनी भी मिलाई है, लेकिन चाय मीठी होगी, चीनी दिखाई नहीं देगी। ऐसे शिकंजी बनाते हैं, नींबू भी मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं, और जब हम उसका टेस्ट करते हैं तो सबका स्वाद आ रहा है, मीठा भी आ रहा है, नमकीन भी आ रहा है, खट्टा भी आ रहा है, लेकिन दिखाई कोई नहीं देता, केवल पानी दिखाई देता है, उसका थोड़ा रंग चेंज दिखाई दे सकता है। तो इसका मतलब द्रव एक सार्वभौमिक विलायक है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। अब हम यहाँ श्वास लेते हैं तो पेड़ पौधों के द्वारा बनी हुई ऑक्सीजन से हम श्वास में ग्रहण करते हैं, वायुमंडल में घुली हुई ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं। अब पानी में रहने वाले जीव किस प्रकार लेंगे श्वास? तो इसका मतलब पानी में भी ऑक्सीजन है। आप जानते हो पानी में भी ऑक्सीजन होती है, उस घुली हुई ऑक्सीजन को जीव जंतु ग्रहण करते हैं, और उस घुली हुई ऑक्सीजन से ही ग्रहण करने के लिए उनके विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं, जिन्हें गलफड़े या कलोम, कुछ विशेष प्रकार के अंग होते हैं मछलियों में, अन्य अन्य जलीय जीवों में, जिनके द्वारा वो श्वसन करते हैं। इसलिए द्रव क्या है? मैंने आपको एक बात की, सार्वभौमिक विलायक का नाम दिया इसे, क्योंकि ये सभी चीज़ों को घोलने की यथासंभव क्षमता रखता है। अब करते हैं बात गैसीय अवस्था की। आपने कभी गुब्बारे वाले पे ध्यान दिया होगा, गैस के एक सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरते हैं। पता लगाइए कि एक सिलेंडर से कितने गुब्बारे भरता है, इससे पूछिए सिलेंडर में कौन सी गैस है। आप गौर कीजिएगा, आपने देखा होगा सिलेंडर से मेले में जाते हैं, आप मेले में जाते हैं तो वहाँ पे एक पंप से हवा भरते हैं, एक सिलेंडर वाले होते हैं। पंप वाले में तो पता है हमें प्रेशर पंप से हवा भरी जा रही है तो प्रेशर लगा रहा है, लेकिन जो सिलेंडर से हवा भरते हैं उसमें कौन सी गैस होती है? उसमें होती है हीलियम गैस। ये सबसे हल्की गैस है। जब ये गुब्बारों में भरी जाती है तो गुब्बारे क्या हो जाते हैं? हल्के हो जाते हैं और ये ऊपर उड़ने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ मौकों पर, जैसे राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, बहुत सारे गुब्बारे ऊपर आसमान में छोड़े जाते हैं, तो उन गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। और ये सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, हॉट एयर बैलून, आपने फिल्मों में देखा होगा, या कई बड़े फेस्टिवल बड़े सिटीज़ में होते हैं, वहाँ हॉट एयर बैलून उड़ते हैं, जिनमें नीचे एक टोकरी होती है जिसमें लोग खड़े रहते हैं और नीचे एक बर्नर लगा होता है जिससे अग्नि जल रही हो, उससे अंदर गैस बन जाती है और वो हॉट एयर बैलून उड़ता है। इस प्रकार हमने देखा कि ठोसों और द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता काफ़ी अधिक होती है। गैसों की संपीड्यता यानी गैसों को बहुत अधिक दबाया जा सकता है, गैसों को बहुत अधिक छोटे स्थान में एकत्र किया जा सकता है। आपने देखा होगा हमारे घरों में खाना बनाने वाला सिलेंडर है, उसमें 14 किलो गैस, या जो कमर्शियल सिलेंडर है उसमें 19 किलो गैस। बहुत 19 किलो अगर हम उसका एरिया देखें तो बहुत लंबे चौड़े एरिया में फैल सकती है, लेकिन उनको प्रेस्ड कंप्रेस्ड करके, इसका आपने उदाहरण सुना होगा, हमारे घरों में जो गैस आती है उसका नाम क्या है? LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर में गैस संपीड़ित करके डाली जाती है,
इसके अलावा वाहनों में आजकल ईंधन के रूप में गैस प्रयोग में आते हैं, सीएनजी गैस बोलते हैं जिसको। सीएनजी का मतलब होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण अत्यधिक आयतन को हम एक कम आयतन वाले सिलेंडर में भी भर सकते हैं एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी भेजा जा सकता है। आपने देखा ठोस द्रव गैस, ठोस का संपीड़न संभव बहुत कम है। देखिए ड्रेस्टर है आपके सामने, लकड़ी का है, इसको हम दबाएं, कितना दबाएं, नहीं दबेगा क्योंकि इसकी संपीड़ितता बहुत कम है। द्रव है, द्रव को दबाने पर साइड से निकल जाएगा क्यों, उसके अणुओं में स्थान कम होता है। लेकिन गैसों को बहुत अधिक दाब पर दबाकर छोटे आकार में, छोटे बर्तन में भरा जा सकता है। विद्यार्थियों, आज हमने जाना ठोस द्रव गैस के मूलभूत अंतर और उनकी गुणधर्मों के बारे में। कल अगले सत्र में हम इसके आगे के उदाहरणों के बारे में और इसकी प्रॉपर्टीज के गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे।